दोस्तों अब एक ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाते हो कई बार आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी बार लोग इसको नहीं पढ़ा रहे होते हैं क्योंकि थोड़ा टिपिकल आइडिया होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का। लेकिन मैं आपको बहुत आसान शब्दों में इसको समझाऊंगा, सीधा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा क्यों ये काम आता है, कैसे इसका यूज़ हम कर सकते हैं और इसके सारे सिंटैक्स और सिमेंटिक्स समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप कभी प्रोजेक्ट बनाते हो वहाँ पे अक्सर ये यूज़ हो जाता है और वो क्योंकि इसका सिंटैक्स इतना अजीबोगरीब होता है इसलिए लोग इसको समझाने से और समझने से कतराते हैं। तो मैं यार आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का पूरा आइडिया बताता हूँ। देखो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे आप अगर देखोगे जब आप कोई फ़ोन नंबर डायल किए, जैसे कहीं पे भी एक फॉर्म है गूगल फॉर्म या फिर कुछ भी है वहाँ पे, जैसे गूगल फॉर्म की बात करते हैं तो अगर आप फ़ोन नंबर 10 नंबर का नहीं डाले तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। ठीक है, आप अगर वैलिड नेम नहीं डाले हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। अगर मान लो कहीं पे जीमेल आईडी आपसे मांग रहा है और आपने बकवास कर दिया, @ नहीं लगाया या फिर .com नहीं लगाया तो वो आपसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है आपका जो फॉर्म है। ठीक है, कई बार अपने को स्ट्रिंग जो है वो दिया जाता है, स्ट्रिंग में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, जैसे लेट मी से +919 इस तरीके से हमने नंबर लिख दिया है। अपने को पता है ये प्लस का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो नंबर है वही मोबाइल नंबर है। ठीक है, ये 91 है, इसको इग्नोर करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, हो सकता है आपको स्ट्रिंग में कुछ और मैनिपुलेशन करना हो, कुछ पैटर्न को ऑब्जर्व करना हो किसी स्ट्रिंग में कि भाई ये सारी जैसे हैट मैट कैट रैट ये स्ट्रिंग है, सब में 80 आ रहा है, तो ये सब पैटर्न को अपने को रिकॉग्नाइज करना है। तो इसका मतलब कुल मिला के अपने को स्ट्रिंग से, अगर अपने को स्ट्रिंग में जनरली अगर प्रोसेसिंग करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग में अपने को अगर प्रोसेसिंग करनी है, अलग अलग काम करना है, कई बार अपने को लेना है, वैलिड लेना है, सर्च करना है किसी चीज़ को, तो वो सबके लिए कौन आपके लिए एक देवता बन के आया, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो पाइथन में अपने पास एक मॉड्यूल होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। कई लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिखते हैं, रेगेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगेक्स लिखते हैं, तो आप कभी भी अगर रेगेक्स देखते हो तो उसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन। तो पाइथन में अपने पास इनबिल्ट बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एक मॉड्यूल है, ठीक है, एक लाइब्रेरी है RE नाम की, देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखी है। तो एक एक करके आपको डिस्कस करते हैं अपन और सारा का सारा आइडिया क्लियर करते हैं। इंपोर्ट RE, मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन को यहाँ पे इंपोर्ट किया है, एक स्ट्रिंग मैंने लिख दिया, आप देख सकते हो चिंटू इज 24, मिंटू इज 22, पिंटू इज 21 एंड सिंटू इज 20। राइट, अब उसके बाद फिर मुझे क्या चाहिए, ये स्ट्रिंग अगर मैं प्रिंट करूं तो आप देख सकते हो एस मैंने यहाँ पे एंटर दबाया, चिंटू इज 22 आया एंड मिंटू इज 22। उसके बाद फिर नई लाइन है तो अपने को बता रहा है \n है, नई लाइन पे अपन चले गए, फिर पिंटू इज 21 एंड सिंटू इज 20। अब मुझे यहाँ पे प्रोसेसिंग करनी है स्ट्रिंग की, मुझे इसमें से सारे के सारे एजेस को निकालना है। एज क्या है 24, 22, 21 और ये 20, ये निकालना है। तो आप देख सकते हो कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने लिखा re.findAll नाम का फंक्शन। क्या फंक्शन है, ये सारे फंक्शन आपको ध्यान रखने हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के फंक्शन है। टिपिकल आइडिया है लेकिन आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो एक फाइंड ऑल नाम का एक बहुत ही फेमस फंक्शन होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का, और हम इस तरीके से लिख रहे होते हैं R का मतलब क्या है यार, R का मतलब आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को यहाँ पे रीड कर रहे हो। ठीक है, और ये \n वगैरह को आप ये इसे समझ जाएगा ये कि भाई \n को ये कैरेक्टर नहीं है, ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं, ये बता रहा है कि अगली लाइन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर आप ये चीज नहीं लिखोगे तो ये सब को भी क्या ट्रीट करेगा, एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। ठीक है, तो इससे ये समझ जाएगा कि \n का मतलब क्या है कि अगली लाइन पे अपन चले गए, तो ये सब चीजों को इग्नोर करेगा अगर R लिख दो इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम इस तरीके से लिखते हैं \d, मतलब कि डिजिट अपने को चाहिए। \d का मतलब डिजिट चाहिए, और डिजिट जो होंगे वो 1 से लेके 3 डिजिट तक के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम इस तरीके से लिख रहे होते हैं। सिंटेक्स क्या है, \d और करली ब्रेसेस में 1 से लेके 3 डिजिट हो सकते हैं, और इस स्ट्रिंग में अपने को देखना है। तो अपन देखें जितने भी एजेस होंगे वो चले जाएंगे इस लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट ऑफ एजेस अपने को मिल जाएगा 3 डिजिट तक के, 1 डिजिट से लेके 3 डिजिट तक की जितनी भी एजेस होंगी वो यहाँ पे लिस्ट में चली जाएंगी। राइट, मेरे हिसाब से ये चीज आप समझोगे। उसके बाद फिर थोड़ा और आगे आते हैं।
अगर आपको जितने भी आपके नाम हैं वो चाहिए तो आप सेम फाइंड ऑल फंक्शन का यूज कर रहे हो, आर ई डॉट फाइंड ऑल। इस बार आप आर और इस तरीके से लिखो, पिछली बार डिजिट लिखे थे, इस बार ऐसे लिखते ए से लेके जेड तक के, ए से लेके छोटा जेड तक के, और स्टार का मतलब सब कुछ, ए से लेके जेड तक के, ए से लेके जेड तक के, और स्टार का मतलब सब कुछ इस स्ट्रिंग में से निकाल दो। निकालेंगे तो एक एक करके यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेम्स मुझे मिल जाएंगे। लिस्ट ऑफ नेम यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको बताया, सिंटेक्स इसके थोड़े अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन आइडिया अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब अपने को ऐसा चाहिए कि मैप कर दूं मैं, चिंटू का एज है 24, मिंटू का इतना है, पिंटू का इतना है, सिंटू का इतना है, तो इसके नेम के करस्पॉन्डिंग ये एज आनी चाहिए। तो ये काम अगर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, एक डिक्शनरी मैंने बनाया, एक खाली डिक्शनरी, x का वैल्यू 0 रखा, फॉर i इन नेम्स, इस पूरी नेम्स नाम की लिस्ट में मैं आइटरेट कर रहा हूँ। पहले i का वैल्यू होगा चिंटू, फिर i का वैल्यू होगा मिंटू, फिर i का वैल्यू होगा पिंटू, फिर i का वैल्यू होगा सिंटू। तो यहाँ पे डिक्ट ऑफ i मतलब डिक्शनरी ऑफ चिंटू की जगह, डिक्शनरी ऑफ चिंटू की जगह आपको इसका वैल्यू जो है वो एजेस ऑफ x डालना है। तो एजेस ऑफ x का वैल्यू देखो क्या है, x का वैल्यू इज 0, तो x नाम की अपने पास ये आप देख सकते हो, x नाम का ये x है, तो x की वैल्यू पहले क्या है 0 है, तो ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एजेस ऑफ 0 का मतलब ऊपर वाली एक लिस्ट है अपने पास एजेस नाम की, जहां पे 0th इंडेक्स पे जो भी एज है, आप देख सकते हो 0th इंडेक्स पे क्या है, ये है। तो एजेस ऑफ 0 ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो की है वो ये है। तो की ये बन गया, वैल्यू ये बन गया, की ये बन जाएगा, वैल्यू ये बन जाएगा। आप समझ रहे होगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये हमने किया, और x की वैल्यू लगातार बढ़ाएंगे तो इंडेक्स बढ़ता जाएगा, और ये डिक्शनरी में भी ये i की वैल्यू अपने आप बढ़ता जाएगा, इटरेट करता जाएगा। डिक्शनरी को प्रिंट करोगे कुछ इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो, राइट। बहुत सिंपल, बहुत ईजी। उसके बाद फिर थोड़ा और आगे आते, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी, क्यों भाई कट गया क्या, भाई को लगा था उसकी वाली अलग है, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी स्ट्रिंग है। उसके बाद फिर एक सर्च नाम का फंक्शन होता है, तो आर ई डॉट सर्च मैंने लिखा, भाई कीवर्ड को अपने को सर्च करना है इस स्ट्रिंग में से, अगर मिल जाता है तो प्रिंट कर देना है। तो अगर ये मिल गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, इफ के अंदर ट्रू मतलब अंदर घुसेंगे, मिल गया ये प्रिंट कर देगा। ध्यान रखना है सर्च 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला क्या चीज आपको ढूंढना है और आपका स्ट्रिंग किस में आपको ढूंढना है, राइट। उसके बाद फिर एक फाइंड ऑल नाम का फंक्शन होता है, भाई आपके स्ट्रिंग में कितने भाई लिखे हैं वो मुझे बता दो। तो मैं यहाँ पे आर ई डॉट फाइंड ऑल भाई, जितने भी ऑल भाई हैं ये अपने को ढूंढ के बताएगा स्ट्रिंग में से, और अपन इसको डाल दिए ए नाम के डब्बे में, फॉर लूप लगा के प्रिंटिंग करेंगे तो ये भाई प्रिंट कर देगा। वैसे ए क्या है, लिस्ट होगा, लिस्ट के अंदर 2 भाई चले गए हैं, प्रिंट करने के लिए अपन फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर फाइंड इटर नाम का फंक्शन होता है, तो देखो बहुत ही सिंपल, और स्पैन नाम का भी एक फंक्शन है, देखो फॉर आई इन फाइंड इटर, तो अपन यहाँ पे इसका इंडेक्स ढूंढना है, ठीक है, इस भाई का इंडेक्स ढूंढना है। तो आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग है मेरी, तो ये आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7, और कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको थोड़ा और दिखा सकूँ, देखो 0 1 2 देन स्पेस जो है 3 है, 4 से देखो भाई चालू हो रहा है, फिर 5 6 7 और 8 तक के गए हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो आप देखो भाई कहाँ से चालू हो रहा है, 4 से, और कहाँ पे खत्म हो रहा है, 4,8 ऐसा लिखा, इसका मतलब 8 वाली वैल्यू को एक्सक्लूड करेंगे, 4 से लेके 7 तक के इंडेक्स पे कौन है, भाई है, और दूसरा भाई भी किसी इंडेक्स पे होगा। तो मुझे इंडेक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन फाइंड इटर, भाई का मुझे इंडेक्स चाहिए स्ट्रिंग में से, और आप बता दो आई डॉट स्पैन मतलब आई की वैल्यू एक एक करके अपन देखते जाएंगे, ठीक है। आई की वैल्यू पहला वर्ड होगा, फिर अगला वर्ड होगा, तो आई डॉट स्पैन से क्या होगा, अपने को इंडेक्स मिलेगा। तो इंडेक्स मिला, पहले वाले भाई का इंडेक्स मिला 4 से 8, दूसरे वाले भाई का इंडेक्स आप देख सकते हो 23 से 27, ये आप इंडेक्स इस तरीके से फाइंड इटर से निकाल सकते हो। उसके बाद फिर देखो यार एक और आइडिया है, एक स्ट्रिंग है सेट हैट मैट पैट। अब मैं चाहता हूँ कि देखो 80 सब में कॉमन है, ठीक है, 80 सब में कॉमन है, तो 80 को मैं बार बार ना लिखूँ, ठीक है, बार बार 80 को ना लिखूँ। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आर ई डॉट फाइंड ऑल 80 आपने लिख दिया, और उसके बाद फिर एक इस तरीके से, इसके पहले वर्ड क्या है एस, इसका पहला वर्ड क्या है एच, इसका पहला वर्ड क्या है एम, इसका पहला वर्ड क्या है पी, ये मैंने डाल दिया। 80 सब में आना चाहिए, और स्ट्रिंग को अपने को प्रिंट करना है, ठीक है। ये स्ट्रिंग जो है, इस स्ट्रिंग में से अपन यहाँ पे फाइंड ऑल कर रहे हैं, फाइंड ऑल जहाँ जहाँ 80 है, और
ये S 80 के साथ जुड़ेगा, H 80 के साथ जुड़ेगा, M 80 के साथ जुड़ेगा, P 80 के साथ जुड़ेगा और लगातार प्रिंटिंग कर देना है। S1 से फॉर लूप लगा के प्रिंटिंग करिए, सेट हैट मैट और पैट आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप समझ रहे होगे, बहुत ही गजब की प्रोसेसिंग यहाँ पे अपन रेगुलर एक्सप्रेशन से कर सकते हैं। उसके बाद फिर यार एक और आइडिया आप देख सकते हो, अगर मुझे रिप्लेस करना है, जैसे इस रेट की जगह मुझे फूड लाना है, तो आप कुछ नहीं, देखो आप कोई भी एक डब्बा बनाओ, re.compile का यूज़ करो और उसके बाद फिर अपन यहाँ पे चेक करेंगे पहला वर्ड जहाँ पे R हो और 80 होना चाहिए। अगर ये आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना है पता है, आपको बस इतना करना है, इस regex.substitute वाला फंक्शन, सब फंक्शन को यूज़ करेंगे, फूड आपको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है और ये F आपको यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, F क्या है, F है ये चीज़। ठीक है, ये जो आपकी स्ट्रिंग है ये F है। ठीक है, ये स्ट्रिंग F है तो ये इस F में डाल देगा क्या चीज़, ये R80 की जगह पे जो भी हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूट जो कर रहे होते हैं वो पहले लिखते हैं, किस में करना है वो अपन बाद में लिखते हैं। तो इसमें करना है ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करना है और रेगेक्स का यूज़ किया है, रेगेक्स को सब्स्टिट्यूट करना है। तो रेगेक्स क्या है, कंपाइल किए हैं इस वर्ड की जगह, तो देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया सिंटेक्स थोड़ा अजीब गरीब है लेकिन काम आप ज़रूर समझ जाओगे, स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। उसके बाद देखो यार हैश, मैं यहाँ पे कमेंट इसको बना दिया हूँ, ठीक है, इसलिए हैश लिखा हूँ। और \w का मतलब होता है वर्ड। अब \w का मतलब होता है A से लेके Z तक के सारे अल्फ़ाबेट, कैपिटल A से कैपिटल Z तक के सारे अल्फ़ाबेट, 0 से लेके 9 तक के डिजिट और एक अंडरस्कोर। और यहाँ पे कैप लगा दो ना, तो इसको छोड़ के जो भी है वो /W होता है। क्या होता है, /W। ठीक है, तो इसको अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कई बार अपने को फ़ोन नंबर की चेकिंग करनी है, तो देखो पहली बार में आधार नंबर कई बार अपन डालते हैं तो 4-4 डिजिट करके डाल रहे होते हैं। क्या अगर आप 3 डिजिट दोगे तो क्या एक्सेप्ट करेगा, क्या नहीं, आप समझ रहे होगे। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, re.search मैं लिखा हूँ W, \W में डिजिट भी आता है। ठीक है, पहले में 3 होना चाहिए, लिख दिया डैश, फिर \W क्या डिजिट आता है, हाँ इसमें भी आता है, 3 डिजिट अगली बार मिलने चाहिए, फिर \W 4 डिजिट अगली बार में मिलने चाहिए। ठीक है, कॉमा कहाँ से, इस फोन वाली स्ट्रिंग में से, अगर है तो किसका नंबर है भाई प्रिंट कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आप चाहो तो फ़ोन नंबर यूज़ करो। एक दिक्कत ये है कि अगर आप यहाँ पे A भी डालोगे ना, A, तो भी यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये A भी इस W के अंदर आता है। तो बेहतर क्या है, फ़ोन नंबर के लिए और प्रिसाइज अगर आपको करना है तो \D डिजिट का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उस केस में, सिर्फ और सिर्फ डिजिट को ये नापेगा। मैंने यहाँ पे रन किया, यही चीज़ आ रहा है। ठीक, वेरी गुड। अब उसके बाद फिर अगला आप देख सकते हो, नाम की ही ऐसी चेकिंग करनी है। तो भाई बहुत सिंपल, W मतलब A से लेके Z तक के कुछ भी हो सकता है, 2 से लेके 20 तक के कैरेक्टर हो सकते हैं मेरे नाम में। उसके बाद फिर एक स्पेस आना चाहिए, इसलिए \S, उसके बाद फिर से \W, फिर सरनेम के लिए 2 से लेके 20 तक के सरनेम आ सकते हैं। और अगर ये सही बात होती है तो प्रिंट करना है सही है नाम। तो आप देख सकते हो सही है नाम प्रिंट हुआ। अगर मैं स्पेस नहीं देता हूँ तो इसका मतलब इनवैलिड नाम है। तो इसको रन करता हूँ, देखो कोई भी आउटपुट नहीं आया है। स्पेस दिया, रन किया, तो देखो यहाँ पे आउटपुट आपको मिल रहा है। आप समझ रहे होगे आइडिया। एक लास्ट आइडिया यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ईमेल मैंने यहाँ पे दिया, एक ईमेल आप देख सकते हो vinay@knowledgegate.in, ठीक है, ये सही वैलिड ईमेल आईडी है। उसके अलावा kgvinay@gmail.com, ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर @vm.com गलत जीमेल आईडी है, kg@.com ये भी गलत है। तो अपने को मैच करना है कि भाई कितने ईमेल आईडी सही है। तो ईमेल मैचेस और क्या अपन कितनी लेंथ है, कितने ईमेल मैच किए हैं, तो उसके लिए फाइंड ऑल फंक्शन का यूज़ करेंगे, re.findAll। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे अपन \W लिखे, मतलब A से लेके Z तक के छोटे, A से लेके Z तक के बड़े, और 0 से लेके 9 तक के सब कुछ, ठीक है, और अंडरस्कोर ये अपने को यहाँ देता है। और इसके अलावा डॉट भी अपन यहाँ पे एडिशनली डाल दिए, अंडरस्कोर भी डाल दिए, परसेंट भी डाल दिए, अंडरस्कोर नहीं भी डालोगे चल सकता है, ठीक है, परसेंट भी डाल दिए, प्लस भी डाल दिए, माइनस भी डाल दिए। इसका मतलब ये सब कुछ आ सकता है क्योंकि लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप पहले ये लिखोगे और इसका लेंथ जो होगा वो 1 से लेके 20 तक के हो सकते हैं। जैसे विनय मैंने लिखा, इस तरीके से भी कई लोग लिखते हैं विन,
उसके बाद फिर ए इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर @ इस तरीके से लिखा जाता है ना, यस, तो ये आना चाहिए पहले। उसके बाद फिर एक @ होना ही होना चाहिए। उसके बाद फिर gmail.com इस तरीके से अपने को कुछ लिखना होता है, तो @ आया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने \w में कोई भी अपन Gmail लिखे, फिर डॉट चाहिए इसलिए डॉट भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, डैश भी लगा दिया है कि अगर काम ना पड़ जाए। उसके बाद फिर 2 से लेके 20 तक के मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद फिर डॉट करके मैंने फिर से, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, ये ये अपन कर दिए, .a से लेके z और a से लेके z तक के ये इस तरीके से मैंने स्पेसिफाई कर दिए। क्यों ऐसा किए? इसलिए ऐसा किए क्योंकि आप खुद ही सोच के देखो, ये डॉट तो यहाँ पे आ गया, ये डॉट यहाँ पे आ गया, इसके बाद ये कॉम के लिए यहाँ पे मैंने अलग से ये चीज़ लिखा। आप \w भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से आप a से लेके z तक के अलग से भी बता सकते हो। किस में देखना है? ईमेल में देखना है। थोड़ा सा अजीबोगरीब सिंटेक्स है, लेकिन आप समझ रहे होगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमने क्या, पहले आप अपना नाम वगैरह लिखते हो, फिर @gmail के लिए मैंने यहाँ पे ये सब बातें लिखी है, फिर एक डॉट एक्सप्लिसिटली होना ही चाहिए, उसके बाद कॉम वगैरह के लिए ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, 3 से ज़्यादा कभी डोमेन नेम नहीं होता, तो इसलिए 2 से 3 यहाँ पे लिखा है। और जीमेल जो है, ईमेल में अपने को ये चीज़ सर्च करना है, तो यहाँ पे 2 मैच हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट 2 आया। अगर मैं इसमें लेट मी से इस वाले को हटा दूँ, इसको मैं हटा दूँ, तो उस केस में अगर मैं इसको रन करता हूँ, आप बताओ, बहुत सिंपल है, एक ही ईमेल आईडी बिल्कुल सटीक दिख रही है। तो मेरे हिसाब से ये आइडिया आप समझ गए होंगे रेगुलर एक्सप्रेशन का। पूरे के पूरे टाइप के फंक्शन आपको बताने की कोशिश किया हूँ बहुत आसान तरीके से, काफ़ी टिपिकल बना के लोग इसको बताते हैं, लेकिन आइडिया बड़ा सिंपल है। अब जब अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, वहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन कई जगह पे अपने को, कई जगह पे नहीं, लेकिन कम से कम एक आध जगह पे काम आता है, ठीक है, तो अपन उसको यूज़ करके देखेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल चैप्टर नमपाई, मैटप्लॉट और पांडाज लाइब्रेरी में। अभी तक के जो भी हमने पढ़ा है वो पूरा बेसिक ऑफ पाइथन हमने कवर कर लिया है, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। अब हमारा काम क्या है, हम एक कदम और आगे बढ़ें और ये कुछ एक्सटेंसिवली यूज़ की जाने वाली लाइब्रेरी, एक्सटेंसिवली मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग में अगर आपको सबसे ज़्यादा कोई लाइब्रेरी काम आएंगी तो नमपाई, मैटप्लॉट लाइब्रेरी और पांडा लाइब्रेरी होगा। इन तीनों का आइडिया मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को बताऊंगा, एग्जैक्टली बताऊंगा क्या मतलब है, क्या काम करते, क्या क्या होता है इनसे, और आपको समझ में आएगा ये कैसे मशीन लर्निंग में अपने को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक एक करके आते सीधा कोड से डिस्कस करेंगे। तो यार सबसे पहले नमपाई एरे की बात करें तो अपने पास पाइथन में एज सच कोई एरे नहीं होता, सिर्फ नमपाई एरे होता है। नमपाई एरे क्या होता है, अभी तक के हमने पढ़ा था, कुछ लिस्ट नाम का पढ़ा था। अब ये जो लिस्ट है ये अपने को पता है, यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो, वैसे ही आप नमपाई एरे बना सकते हो जो कि बिल्कुल सेम एज लिस्ट ही है, बिल्कुल सेम है, देखो ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। फर्क क्या है दोनों में, नमपाई एरे 200 गुना ज़्यादा तेज होता है एज कंपेयर टू लिस्ट। इसलिए हम पाइथन मशीन लर्निंग में जब भी यूज़ करते हैं तो लिस्ट यूज़ नहीं करते कभी, हमेशा नमपाई एरे का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लार्ज डेटा सेट पे काम कर रहे होते हैं, और डेटा सेट पे जब हम काम करते हैं तो हमारी कंप्यूटेशन पावर, कंप्यूटेशन स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है, आपको इस तरीके से, अच्छा आपके सिस्टम में अगर नमपाई एरे नहीं है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको एक कमांड लिखना है। क्या लिखना है? कुछ नहीं, देखो बहुत सिंपल, pip इंस्टॉल numpy, ये आप लिखोगे, एंटर दबाओगे, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और चाहो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो एक कमांड, एक सेल आप एक्स्ट्रा क्रिएट करो, यहाँ पे लिखो pip इंस्टॉल numpy, ऐसा लिखो, ठीक है, और इसको रन कर दोगे इस सेल को, तो ये इंस्टॉल करने लगेगा। अब मेरे सिस्टम में पहले से ही है तो इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, कर्नल को रीस्टार्ट करना और उसके बाद फिर चलाना, एक एक करके सेल को रन करना, सब कुछ रन हो जाएगा। नमपाई बहुत सिंपल सा आइडिया, कैसे बनाते हैं देखो, इम्पोर्ट
कीवर्ड का यूज़ करते किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए। तो numpy की कोडिंग बैकएंड में पहले से हो रखी है, आपको इसको कोड नहीं करना है एरे बनाने के लिए, आपने को सिर्फ इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किए numpy को, और क्योंकि हम numpy बार बार नहीं लिखेंगे तो एज कीवर्ड से आप रीनेमिंग कर सकते हो। इस numpy की जगह हम अब यूज करेंगे np। तो आप देख सकते हो np.array फंक्शन होता है मेरे पास। क्या फंक्शन का नाम है? एरे। एरे फंक्शन का नाम है, आपको यहाँ पे एक लिस्ट देनी, आपको क्या देनी है? एक लिस्ट देनी है। असलियत में आप चाहो तो टपल भी दे सकते हो, ठीक है। लिस्ट देनी है 1 2 3 4, तो ये प्रिंट करोगे, ये एरे ए नाम के एरे में स्टोर हो गया है। ए को प्रिंट करोगे 1 2 3 4 लिस्ट के फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत ईजी। आप इस तरीके से, ये 1D एरे है, ठीक है। 1D एरे या फिर कई लोग इसको वेक्टर बोलते हैं, 1D एरे को ही वेक्टर बोला जाता है। अब 2D एरे या फिर मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है, ये क्या होता है? लिस्ट ऑफ लिस्ट होते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट। पहला जो लिस्ट है आप देख सकते हो 1 2 3, ये पहला रो है। अगला जो लिस्ट है ये क्या है? 3 4 5, ये दूसरा रो है। अगला जो लिस्ट है वो क्या है? 6 7 8, ये तीसरा रो है। तो आप देख सकते हो मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे 1 2 3 सॉरी ये 4 5, ठीक है 3 4 5 है, 3 4 5 देन 6 7 8, मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से, ठीक है। आप समझ रहे हो कि ये क्या लिखा हुआ है? लिस्ट ऑफ लिस्ट है। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट में देख सकते हो 2 ब्रैकेट का यूज किया मैंने। लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, सेपरेटेड बाय कॉमास। ये 2D एरे बन गया। आप देख सकते हो ये 2D एरे है, ठीक है। ये 2D एरे है, वेरी गुड। अब उसके बाद फिर आप देख सकते हो इंपोर्ट numpy एज np। अब उसके बाद एक और लाइब्रेरी होती है matplotlib, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको अभी के लिए हटा देते हैं। पहले numpy को ही बस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट numpy एज np, और एक अरेंज फंक्शन होता है। अभी तक के आपने देखा ऊपर में यहाँ पे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं आई, 1 2 3 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसिंग नहीं। इवनली स्पेस्ड आपको चाहिए, इवनली स्पेस चाहिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 1 2 3 4 5 आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप अरेंज फंक्शन को ये बता सकते हो कि आपको इस रेंज में चाहिए, तो 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर ये आपकी लिस्ट में डालेगा। आप चाहे अरेंज फंक्शन से बनाओ या फिर एरे फंक्शन से बनाओ, एक ही मतलब है, आइडिया वही है। यहाँ पे आपको इवनली स्पेस्ड वैल्यूज मिलेंगे, साथ ही साथ आप रेंज भी प्रोवाइड कर सकते हो। वेरी गुड। अब इसको अभी के लिए फिर से हटा देते हैं, मैटप्लॉट को अभी अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो ए इज इक्वल टू np.arrange मैंने लिखा, 1 से लेके 9 तक के वैल्यूज ये प्रिंट कर देगा, ठीक है, एरे में डाल देगा, और उसका 2 की स्टेपिंग से, तो 1 3 5 7 9 इस तरीके से आएगा। उसी तरीके से अगेन इसकी ज़रूरत अपने को नहीं है मैटप्लॉट की, अभी मैटप्लॉटिंग अपन करेंगे अगले वाले मॉड्यूल पे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से अगर आप लिखते हो np.arrange, ये होता है स्टार्टिंग इंडेक्स। स्टार्ट कर रहे हैं अपन 5 से, पहुंचना है अपने को 10 तक के, लेकिन 10 को एक्सक्लूड कर देंगे, और डेटा टाइप आपको कॉम्प्लेक्स रखना है। तो 10 + 0j, 6 + 0j, 7 + 0j, 8 + 0j, 9 + 0j, ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में प्रिंट कर देगा। कई बार डेटा साइंस में कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये काम अपन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो क्या है? वो यही है यार कि आप क्या करते हो, मैं आपको बताता हूँ इसका प्रैक्टिकल यूज़ और इसकी यूटिलिटी। जब भी हम इमेज डेटा पे काम करते हैं, तो असलियत में इमेज जो होता है ना, वो कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 2D एरे होता है या फिर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हमारा इमेज होता है, तो वो इमेज को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इस 1D एरे में। ये हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं 1D एरे में, 1D numpy एरे में कन्वर्ट करके इसके ऊपर कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं। ना सिर्फ इमेज डेटा, हम बहुत सारे ऐसे डेटा को लेते हैं जहाँ पे हम 1D numpy एरे में, मैं अगर आपको दिखाना चालू करूँगा तो इसका यूज़ कभी ख़त्म नहीं होगा आज की क्लास में, ठीक है। लेकिन आप समझ लो कि मशीन लर्निंग डेटा साइंस में एक्सटेंसिव से भी ज़्यादा यूज़, बिना numpy के एक भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम नहीं कर पाएगा। इतना यूटिलिटी, इतना ज़बरदस्त है ये numpy, ठीक है। वेरी गुड। अब आते हैं अपने अगले लाइब्रेरी में, मैटप्लॉट लाइब्रेरी। तो जैसा नाम है, अपने को ये प्लॉटिंग के काम आएगा, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में जैसे अपन प्लॉट कर रहे होते हैं, बार ग्राफ, देन बहुत सारे प्लॉटिंग होते हैं, बार ग्राफ हो गया, देन हिस्टोग्राम हो गया, देन उसके अलावा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया, CDF बोलते हैं जिसको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया, PDF जिसको बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्कैटर प्लॉट होते हैं, 3D स्कैटर प्लॉट होते हैं, ठीक है। n नंबर ऑफ प्लॉटिंग होती है। मैं आपको
बता रहा हूँ n नंबर ऑफ प्लॉटिंग, तो सारी की सारी जो भी प्लॉटिंग है वो आपको मैटप्लॉट लाइब्रेरी करके देगा। अब देख सकते हो मैंने एक numpy एरे को इंपोर्ट किया। मैटप्लॉट को ऐसे इंपोर्ट किया जाता है matplotlib.pyplot एज इसका नाम छोटा करके plt रख देते हैं। वेरी गुड। अब उसके बाद फिर हम एक डेटा सेट खुद से बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से एक डेटा सेट को क्रिएट कर सकते हो। आइडिया बड़ा सिंपल है, एक डिक्शनरी बनाओगे, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू इस तरीके से दे दोगे, एक डेटा सेट बहुत ही छोटा सा जिसमें आप ये न्यूमेरिकल कंपटीशन कर सको, ये आप कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक डेटा डॉट कीज़ अगर लिखा तो सारे के सारे सी प्लस प्लस जावा पाइथन ये सब क्या है, कीज़ है, ये एक लिस्ट के फॉर्मेट में कोर्सेज के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसी तरीके से जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ जो है लिस्ट के फॉर्मेट में वैल्यूज़ नाम के एक लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे। वेरी गुड। अब उसके बाद फिर देखो plt डॉट फिगर, मैंने यहाँ पे फिगर फंक्शन का यूज़ करके अपने को यहाँ पे बताना होता है फिगर का साइज़ कितना देना है, वो आपकी मर्जी है, आप जितना चाहो उतना दे सकते हो। तो लेट मी से 10,5 अगर मैंने दिया तो आपको देख सकते हो यहाँ पे 10,5 साइज़ का ये अपने को बना है। ये असलियत में ब्लैक कलर से यहाँ पे लिखा है, मेरा बैकग्राउंड भी ब्लैक है इसलिए आपको ये दिख नहीं रहा होगा। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ समथिंग समथिंग लिखा है, तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड, वाई का लेबल इस तरीके से देते हैं, एक्स का लेबल इस तरीके से देते हैं, एक्स लेबल, और टाइटल में ऊपर में भी आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। तो ये भी काम अपन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे कैसे प्लॉटिंग करोगे, तो फिगर साइज तो हमने दे दिया था 10,5, अब चाहो तो इस तरीके से चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। कई बार डेटा विजुअलाइजेशन में, कई बार क्या हर बार आपको डेटा विजुअलाइजेशन करना होगा, और जब भी आप डेटा का विजुअलाइजेशन करोगे तो यार आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। और ये यहाँ पे रन हो रहा है, इसको रन हो जाने देते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा ये रन करने में, काफ़ी दिन बाद मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो 8,8 से ये रन हो गया। इसका फिगर का साइज़ मैंने यहाँ पे बदल दिया है। आप यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कोर्सेज में क्या है, कोर्सेज में हमने क्या वैल्यू डाली है, ये सारी एक्स एक्सिस वाली वैल्यू है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू, ये ऑप्शनल है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। कलर आप डाल सकते हो, विड्थ आप स्पेसिफाई कर सकते हो कितना कितना विड्थ होगा एक एक लाइन का, ये आप दे सकते हो। ये सब आप समझ गए होगे। लास्ट में ये नहीं भूलना, plt डॉट शो करोगे तो ये अपने को दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से। ये हमने एक बार ग्राफ को प्लॉट किया है। अब इसी तरीके से आप इस तरीके का भी बार ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। देखो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। हमने जब भी रेशियो वाली बात करेंगे अपन, बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कुछ भी खास नहीं है यार। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, बार का यूज़ करना है अपने को, बार फंक्शन plt डॉट बार मैंने लिखा, एक्स एक्सिस में जो भी है वो एक्स लिखो, अपने को क्या डालना है, बॉयज़ पहले डाले अपन, फिर इसका अपन यहाँ पे W डाल दिए। अब अगेन एक एक करके मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले W क्या है, विड्थ है मेरा, इंपोर्ट किया अपने इस मॉड्यूल को, विड्थ अपन प्रोवाइड कर दिए 0.4 रहना चाहिए, एक्स की वैल्यू प्रोवाइड कर दी, ये एक्स की वैल्यू होगी, बॉयज़ ये गर्ल्स का रेशियो। अब अपने को रेशियो को अपने को डालना है, तो 100 और 200, तो 100 और 200 आप देख सकते हो, ये 100 वैल्यू है, ये 200 वैल्यू है, तो एक के ऊपर एक कैसे आएगा, देखो बहुत सिंपल है। plt डॉट बार करोगे, एक्स बॉयज़ W लेबल इक्वल टू बॉयज़ से क्या होगा, ये इतना प्लॉट हो जाएगा, ब्लू वाला जो पोर्शन है वो प्लॉटिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लॉटिंग हो जाएगी। अब उसके नीचे जस्ट आप क्या कर दोगे, plt डॉट बार करोगे, एक्स का वैल्यू क्या है, अगेन एक्स का वैल्यू इसी एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस को आप चेंज करने गर्ल्स, और विड्थ सेम, बॉटम इक्वल टू बॉयज़ अगर आप लिख देते हो तो नीचे बॉयज़ और ऊपर उसके गर्ल्स आ जाएंगी, लेबल इक्वल टू गर्ल्स आपको डालना होगा कुछ इस तरीके से, ये आप डाल दोगे। और उसके बाद फिर एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, लेजेंड का मतलब ये होता है यार लेजेंड, ये साइड में जो लिखा है, और शो कर देंगे plt डॉट शो, तो ये शो हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही यूजफुल तरीका ये। इसी तरीके से आप बार ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हो, प्लॉटिंग लाइब्रेरी से देख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक 2D एरे बनाया है, numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, देन एक डेटा सेट, छोटा सा डेटा सेट बोल लो, या फिर एक डेटा मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। x.np डॉट अरेंज से क्या होगा, एक 4 एलिमेंट का एक मेरे पास x एक्सिस में आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 4 एलिमेंट का x आ जाएगा। x क्या है, अगेन np डॉट अरेंज 4 मैंने लिखा है, ठीक है। तो अपने को 0 1 2 3 वैल्यू मिल जाएगी। अब फिगर डॉट plt डॉट फिगर मैंने यहाँ पे बस लिख दिया है, plt डॉट फिगर से फिगर अपना प्लॉट होगा, फिग नाम के डब्बे के अंदर डाले हैं, लेकिन अभी शो नहीं अपन किए। अपन इसके बाद फिर क्या करें, देखो ax मैंने लिखा है, फिगर डॉट एड एक्सिस, तो मैंने यहाँ पे डाला है 0 0 1 1। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तीन तीन चीज़ों को एक साथ कंपैरेटिवली
प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये तीन चीज़ इस तरीके से हैं कुछ, एक ब्लू होगा, एक ग्रीन होगा, एक रेड होगा, ब्लू ग्रीन और रेड, ब्लू ग्रीन और रेड। और सबसे पहले x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू पहले होगा 0, क्योंकि इसके अंदर क्या है 0 1 2 3, तो x का वैल्यू पहले होगा 0। तो 0 प्लस 0.0 जो भी वैल्यू है उसको डेटा ऑफ 0, डेटा ऑफ 0 का मतलब क्या, ये वाली वैल्यू के साथ अपने को प्लॉट कर देना है, ठीक है, ये वाली वैल्यू के साथ प्लॉट कर देना है। उसके बाद फिर ब्लू कलर में विड्थ इसका इतना रहेगा, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया है। बिल्कुल उसी तरीके से अपने को क्या करना है 0 1, ये आप समझ रहोगे 0 1 और 2, ठीक है, 0 1 और 2, 0 1 और 2, इस तरीके से यहाँ पे खेल रहे हैं और यहाँ पे बार ग्राफ जो है प्लॉट कर रहे हैं। ऐड एक्सिस, ऐड अंडरस्कोर एक्सिस। तो सर ये कैसे याद रहेगा ये मेथड, देखो आपको ये सब कुछ रटना नहीं है। मैं अगेन आपको बता दूं, मशीन लर्निंग डेटा साइंस में कोई भी कोडिंग आपको रटनी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग समझनी है कि ये पर्टिकुलर कोड कर क्या रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी डेटा साइंटिस्ट होते हैं, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट होते हैं, वो सारे के सारे कोड आपको गूगल में मिल जाएंगे, हर चीज़ गूगल में मिलेगा। आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए, आप कहलाओगे एक मशीन लर्निंग साइंटिस्ट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पे ही पूरा बेस्ड होता है गेम, ठीक है। कोई भी एक अच्छा कोडर नहीं होता एक मशीन लर्निंग इंजीनियर, कोई भी एक डेटा साइंटिस्ट अच्छा कोडर नहीं होता, सब कुछ छापेमारी कर रहे होते हैं। बस फर्क क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग उनकी काफ़ी बेहतर होती है, जो वो लिख रहे होते हैं, जो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, उनको रन करना आना चाहिए, नहीं तो आम आदमी के बस का नहीं होता ये सब कुछ रन करना। आप समझ रहे होगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसके अलावा आप बार ग्राफ के अलावा पाई चार्ट को भी प्लॉट कर सकते हो, तो आप देख सकते हो मैंने इंपोर्ट किया है दोनों लाइब्रेरीज को, छोटा सा डेटा सेट बनाया है। डेटा सेट बनाने के बाद आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद फिर plt डॉट फिगर मैंने लिखा, फिगर का साइज बता दिया। अब आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो plt डॉट पाई मैंने लिखा, डेटा आप दे दो, लेबल आप दे दो, और इस तरीके से ये plt डॉट शो लिखोगे तो मस्त आपको कार। अब क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, इसलिए आपको ब्लैक कलर में ही दिख रहा होगा, लेकिन आप समझ रहे होगा आपके बैकग्राउंड वाइट होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको वाइट कलर का दिख रहा होगा। तो ये आइडिया हमने समझ लिया। मैटप्लॉट का एक्सटेंसिव यूज़ होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सटेंसिव यूज़ होता है नमपाई और मैटप्लॉट लाइब्रेरी का। बिना इसके मशीन लर्निंग का, मैटप्लॉट लाइब्रेरी से क्या होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को विजुअलाइजेशन करते हैं, डेटा अपने को बताता है कि भाई ये बैलेंस डेटा है, ये इम्बैलेंस डेटा है, इस तरीके से, और अपने को बताएगा कि ये कोई भी अपने को प्लॉटिंग करनी हुई तो यार मैटप्लॉट लाइब्रेरी को ही अपन याद करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे। फिर आते हैं यार पांडास लाइब्रेरी के ऊपर। अगेन एक बहुत ही शानदार लाइब्रेरी है पाइथन में। पांडास जो है वो एक मॉड्यूल है जो कि डेटा साइंस का काम बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता कर देता है। देखो यहाँ पे पांडास जो है असलियत में आप जब भी डेटा सेट पे काम करोगे मशीन लर्निंग पे, तो बिना पांडास के आप नहीं कर सकते। पांडास क्या करता है, आप अपने डेटा सेट को रीड करोगे, लोड करोगे, आप राइट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपने डेटा सेट के साथ। तो एक छोटा सा डेटा सेट मैंने यहाँ पे लिया है, एक वेदर अंडरस्कोर दिखाता हूँ आपको। देखो वेदर डॉट CSV नाम का। अब CSV क्या है, देखो CSV का मतलब होता है, ये आप देख रहे होगे, आपको दिख रहा होगा वेदर डॉट CSV। तो CSV फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ जिसके अंदर होती है। अगेन इसके अंदर जो वैल्यूज़ होती है आप चाहो तो इसको एक एक्सेल फाइल जैसा ही समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊं तो आपको ये CSV है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो सारी की सारी वैल्यू जो है कॉमा से सेपरेटेड है, राइट, वेरी गुड। अब उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ पांडास के अंदर मैं गया। अब देखो मेरे पास एक वेदर डेटा सेट है, मैं आपको दिखाया। आप मोस्ट ऑफ द टाइम मशीन लर्निंग में जब भी आप काम कर रहे होगे उस केस में आप देखोगे कि आप CSV फाइल के ऊपर काम कर रहे होते हो। किस फाइल के ऊपर, CSV फाइल के ऊपर काम कर रहे होते हो। तो हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी अपने को CSV फाइल, XLS फाइल, XML फाइल, ये सब फाइल अपने को जब भी देखने को मिलेगी, अपने को पांडास लाइब्रेरी को याद करना होगा। और मैं इसी लाइब्रेरी के थ्रू क्या करूँगा, उनको रीड करूँगा डेटा सेट को, और उसके बाद उस पर कंप्यूटेशन करूँगा। तो आपके सिस्टम में अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लोगे pip इंस्टॉल पांडास। बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हो। मैटप्लॉट अगर आपके पास नहीं है तो pip इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा था कि ये पांडास लाइब्रेरी कैसे काम करती है। तो देखो मेरे पास एक डेटा सेट है, इस डेटा सेट के अंदर अगर मैं आपको दिखा सकूं, मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से रोज़ और कॉलम है, EST, ठीक है, टेम्परेचर, बहुत सारी चीज़ें होती है आपके डेटा सेट में। ह्यूमिडिटी है, सी लेवल प्रेशर, विजिबिलिटी, विंड स्पीड, प्रेसिपिटेशन, बहुत सारी और ढेर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी,
राइट, बहुत सारी और ढेर सारी चीज़ें रो और कॉलम के फॉर्मेट में एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको देखने को मिल रही होंगी। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो आपसे कुछ क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि भाई इस टेबल को देख के बताओ व्हाट वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन न्यूयॉर्क इन द मंथ ऑफ जनवरी, आप खोजोगे, ठीक है। ऑन विच डे डिड इट रेन, कौन से दिन पानी गिर गया। व्हाट वाज द एवरेज विंड स्पीड, तो हम मैनुअली ये काम करते हैं, ये काम अब पांडाज आपके लिए बहुत आसान कर देगा। कोई भी सवाल है आपको, कोई भी सवाल, उसका जवाब पांडाज देगा। कैसे, देखो हम क्या करते हैं, अपने इस डेटा सेट का नाम जो भी है आप अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे डाल लो, ठीक है, सबसे आसान होता है ये। अब उसके बाद फिर एक फंक्शन होता है pd डॉट, बिल्कुल वैसे पांडाज एस pd मैंने लिखा, अब मैं pd यूज़ करूँगा, pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv मैंने लिखा, इसके अंदर मैंने csv फाइल जो भी मेरा नाम है वो डाला और df के अंदर डाल दिया। df को मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखा, देखो यहाँ पे df लिखोगे, एंटर दबाओगे तो ये df क्या है, अगेन df आपके मन में आ रहा होगा ये df क्या है सर, df मतलब डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का मतलब जब भी अपने को वैल्यूज़ को हमेशा रो और कॉलम के फॉर्मेट में दिखानी होती है, हम डेटा फ्रेम उसको अब बोलेंगे, ठीक है। रोज को रो ना बोल के अब टपल बोलेंगे, कॉलम को कॉलम ना बोल के फीचर बोलेंगे। ये सारे मशीन लर्निंग के टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, आप जानोगे एक एक करके, धीरे धीरे करके आएंगे। तो df मतलब जो भी आपका एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है, रोज और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा है वो है। देन उसके बाद फिर आप देख सकते हो मुझसे पूछा गया था कि मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा है, तो देखो मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखा है df टेम्परेचर वाले कॉलम में, यहाँ पे आप कॉलम का नाम दो, टेम्परेचर वाले कॉलम में डॉट मैक्स फंक्शन का यूज कर दो, जो मैक्सिमम वैल्यू है मिल जाएगी। एक सिंगल लाइन में लिटरली आपको कुछ भी खोजना नहीं पड़ा और एक सिंगल लाइन में आपका काम हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे टू नो विच डे इट रेन, कौन से दिन रेन हुआ, तो यहाँ पे अपन क्या क्या किए हैं, EST मतलब आई थिंक डेट है, EST मतलब आई थिंक डेट है, तो ये जो डेट है ये डेट और इवेंट वाला एक कॉलम होगा जहाँ पे रेन वगैरह बता रहा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं आपको डेटा सेट थोड़ा और बेहतर दिखा सकूँ तो यस, ये देखो इवेंट वाले के अंदर नैन मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, और रेन जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पे रेन हुआ होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद फिर नीचे आते हैं जहाँ पे डेट और इवेंट में रेन लिखा हो उस वाली डेट को अपने को प्रिंट करना है। असलियत में क्या है, अपन यहाँ पे क्या लिखें, अपने को चाहिए डेट और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है अंदर में, जिस जगह पे रेन हुआ है, जिस जगह इवेंट का वैल्यू रेन है उस जगह की मुझे डेट दे दो भाई, तो ये मुझे डेट दे देगा, ये देखो डेट मिल गई है उस जगह की, वेरी गुड। अब उसी तरीके से विंड स्पीड, अगर आपको मीन निकालना है किसी एक कॉलम का तो आप कॉलम का नाम दो, डॉट मीन फंक्शन यूज़ करोगे, मीन निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही एलिगेंट आइडिया। तो क्या ये सवालों के जवाब आपको मिल गए क्या भाई, एवरेज निकल गया, किस दिन रेन हुआ, किस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर था, क्या ये सब कुछ अपन कर लिए, यस। तो ये यूटिलिटी होती है पांडास की। नंपाई से अपन एरे बना सकते हैं, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। मैटप्लॉट लाइब्रेरी से प्लॉटिंग कर सकते हैं और पांडास से अपन CSV फाइल या फिर कैसे भी डेटा सेट को, टेक्स्ट डेटा सेट को रीड कर सकते हैं, रीड करने के बाद उस पर कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आइडिया था हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग का। यहाँ तक कि हमने एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की है।